हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेद टेट क्लासेस। तो आपको पता ही यहाँ पर हम आपको सी टेट और यू टेट की तैयारी कराते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदा सी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाके आप हमारी सारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि किस तरीके से हमारी हिंदी सब्जेक्ट में किस तरीके से आपके एमसीक्यू बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और हम उनका किस तरह से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी को देखेंगे। अभी व्याकरण देखेंगे, फिर बाद में मैं एमसीक्यू आपके लिए लेकर आऊँगी प्रीवियस ईयर के पेडागोजी को लेकर। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है संघर्षी है। तो आपसे ये पूछा गया था कि संघर्षी व्यंजन कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे झ, ठ, ह और म। तो जो आपका यहाँ पर म है ये आपका राइट ऑप्शन नहीं होता है, ना कि आपका ढ होता है और ना ही यहाँ पे झ है। तो जो संघर्षी व्यंजन है हमारा, जो संघर्षी व्यंजन है वो संघर्षी व्यंजन क्या होता है हमारा ह। तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संघर्षी, देखो संघर्षी में हर्षी, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई हर्षी बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी करके आप याद कर सकते हो। यहाँ पे जो ह होगा वो हमारा संघर्षी व्यंजन होगा। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया है आपके विराम चिन्ह से। आपके विराम चिन्ह से पूछा जाएगा कि कौन सा विराम चिन्ह किस पर लगा हुआ है। यहाँ देखो क्या है कि विवरण चिन्ह पूछ रहा है ये। अब ये विराम चिन्ह तो पूछ रहा है, लेकिन विराम चिन्ह में ये जो हमारा है विवरण चिन्ह। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो विवरण चिन्ह देखेंगे, एक तरह से आपको ए दिख रहा है, फिर आपको बी दिख रहा है, फिर आपको सी दिख रहा है और फिर आपको डी दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि विवरण चिन्ह क्या होगा। देखो विवरण का मतलब क्या होता है, व्याख्या। ठीक है, विवरण का मतलब है कि अगर आपसे मैं बोलूं कि आप किसी बात का मुझे विवरण दो, तो जब आप मुझे विवरण दोगे तो आप जो विवरण दोगे तो क्या दोगे, आप पूरी व्याख्या करोगे ना कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो आप पूरी व्याख्या करोगे। और जब आप व्याख्या करते हो, देखो इसको करने का तरीका अगर आपको नहीं पता, अगर पढ़ा भी नहीं है तब भी देखो, अगर मान लो आप विज्ञान में कोई व्याख्या देने वाले हो, विज्ञान का विवरण देने वाले हो, तो क्या आप विज्ञान के आगे ऐसे ऐसे लगाकर आप अपनी बात को पूरी, आप उस विज्ञान के बारे में सब कुछ लिखोगे? नहीं लिखोगे। ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते हैं, अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, ये लोप चिन्ह होता है, यानी कि अपनी आधी बात को कह के छोड़ देना, ये लोप चिन्ह होता है। ठीक है, ये हमारा लोप चिन्ह होता है। तो इसका मतलब लोप चिन्ह, ये हमारा आंसर डी नहीं होगा। अब यहाँ आ जाते हैं ये। अब ये क्या है, देखो ये है ऐसे, जैसे ये है और आपने इसमें ऐसे ऐसे लगाया। अब एक बात बताओ, अब विज्ञान के बारे में जब आप विवरण दोगे तो क्या आप ऐसे करके फिर उसके बारे में विवरण दोगे? नहीं दोगे ना। तो ये देखो, ये वाला चिन्ह भी आपका बी ऑप्शन भी राइट नहीं होता है। ये जो होता है ये हमारा होता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति यानी कि पुनरुक्ति मतलब किसी चीज को बार बार दोहराने से रोकने के लिए हम लोग इस चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन का मतलब क्या है। अब आप एक बताओ, विज्ञान के आगे आप अगर जीरो लगाओ और फिर इसका विवरण दो, तो क्या ये विवरण आप लगेगा कि आपको कि आप इसमें ऐसे विवरण दोगे? नहीं, ये जो लगाया जाता है ये हमारा होता है लाघव चिन्ह। ठीक है, सी हमारा क्या है, लाघव चिन्ह। अब ये जो लाघव चिन्ह है वो क्या करता है, किसी बड़े शब्द को छोटा कर देता है। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश लिखना है, मेरा मन नहीं है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, तो मैंने ऐसे दिया उत्तर प्रदेश, तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, ये लगा दिया लाघव चिन्ह। तो इसका मतलब आपके पास बी ऑप्शन बच जाता है। ये आपने ऐसे लिखा और आपने ये विवरण चिन्ह लगाया और इसके बाद आपने इसके बाद इसका विवरण दे दिया, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विवरण चिन्ह कैसा होता है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया वो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर आपसे उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था। उपसर्ग से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि समादर, समादर में उपसर्ग कौन सा है, समादर। समादर में उस उपसर्ग पूछ रहा है तो सबसे पहले बी ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे सम लिखा है, यहाँ पे वी लिखा है और यहाँ पे हर लिखा है। जब भी हम उपसर्ग करते हैं तो हमें सार्थक शब्द देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर मूल शब्द निकालो। अगर आप यहाँ देखो, अगर आप इस सम को यहाँ रख दो प्लस आप इसमें आ की मात्रा को इधर लिख दो, आदर, आपका निकल गया, आदर निकल गया है। मूल आपका जो शब्द निकल गया है सार्थक आदर, और इसमें आपने क्या लगाया है, सम लगाया है। अब यहाँ पे सम 2 है, या तो अर्ध है और एक सम ये पूरा वाला है। तो आपको पता है जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये सम नहीं आएगा। ठीक है, ये दर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, वी तो बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सम। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें आ जाएगा इस तरीके से सम, क्योंकि हमने ये उपसर्ग में पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, चलो आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग बताइए। अधिष्ठाता और अध्यक्ष में आपको क्या बनाना है, उपसर्ग बताना है। यहाँ देखो, अति आपको पता है कहीं पर अति नहीं दिख रहा है, प्रति कहीं पर नहीं दिख रहा है, अध और अधि। अब देखो दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये अधि है या अध है। तो आपको पता है यहाँ पर
ध के यहाँ पे य आ रहा है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब आप लोग पढ़ते हो क्या व्यंजन संधि, तो अब जब हम लोग जब हम यण संधि पढ़ते हैं तो य के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, जब य के आगे कोई आधा स्वर आता है तो वो स्वर हमारा ई में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे अधि हो जाएगा। इधर भी हमारी अधि तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अधि है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, अधि होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है रिपोतार्ज, यहाँ लिखा है रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे भाषा पूछी गई है आपसे कि रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। यहाँ है फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और जापानी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये बी ऑप्शन है इसका अंग्रेजी, आपको लग रहा है रिपोतार्ज ये कुछ है, नहीं, जापानी भी ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे है फ्रांसीसी और पुर्तगाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग को देखेंगे कि पुर्तगाली आपका ये नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग बताइए। अब यहाँ फिर उपसर्ग पूछ लिया है, तो आपको पता है दुस, ये सौ जो है दुर में तो पड़ेगा नहीं, दुर्साहस नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, सौ इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ दू आप देखो, दू अलग लिख दो और ये आधा सौ और ऐसे लिख दो। क्या आप साहस ऐसे लिखते हो, नहीं लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये सौ भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो हलंत लग जाएगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। तो देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जहाँ पर हम लोग शब्द भेद होते हैं, ठीक है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, तो उसी से आपसे ये सवाल पूछा गया है कि आप ये बताएंगे जो दो भिन्न भाषाएं यानी कि अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे लिखा है तद्भव, तो आपको पता है जो हमारे संस्कृत से आए हुए शब्द हैं और जो हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें हमारे दो भिन्न स्वर तो है ही नहीं, एक ही है, यानी कि अलग अलग भाषाएं नहीं है, इसमें संस्कृत है और वो हमारी हिंदी है। ठीक है, तो इसमें अलग भाषा नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होता है। अब यहाँ देखो देशज, देशज का मतलब क्या है, देशज का मतलब है जो देश में जन्मा है, तो देश में जन्मा है तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से जन्मा हुआ है, तो यहाँ पर भी दो भिन्न भाषाएं तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ विदेशज, जो विदेश में जन्मा है, तो जब जो कोई शब्द, जैसे मैंने बोला अस्पताल, अस्पताल है और आज हम उसको हॉस्पिटल बोल रहे हैं, तो क्या है इसमें, वो अंग्रेजी में बोला जा रहा है, तो इसमें दो भिन्न भाषाओं का कोई मेल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होता है वो संकर शब्द होता है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने बोला रेल प्लस गाड़ी, तो यहाँ पर रेल हमारी क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, गाड़ी हमारी अंग्रेजी हो जाएगी, यानी कि दो भाषाओं के मेल से एक शब्द बन रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला पान दान, तो पान का मतलब यहाँ पर क्या है, हिंदी शब्द है, दान मतलब क्या हो जाएगा, फारसी शब्द हो जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया शब्द बना रहे हैं। ठीक है, तो संकर शब्द आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ लिखा है उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, और ये हम कब पढ़ते हैं, जब हम वाक्य पढ़ते हैं। जब हम लोग वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में हमारे वाक्य पद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण है हमारा, ठीक है, हमारा जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, जब हम इनमें वाक्य बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, समुच्चय बोधक वाले जो हम शब्द बनाते हैं, यानी कि एक पूरा पद, यानी कि एक पूरा वाक्य। तो जब वाक्य में हम लोग देखते हैं जैसे राम घर जा रहा है, तो हमको बताना होता है कि इसमें उद्देश्य क्या है, इसमें विधेय क्या है, तो वही चीज आपसे पूछी जा रही है। तो रचना तो इसमें नहीं होगा, अर्थ आपको पता है नहीं होगा, शब्द, अगर आप मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दूं कमल, तो अब मुझे बताओ क्या इसमें उद्देश्य और विधेय कहीं पर आप निकाल पाओगे। उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में बात, मतलब जिसकी बात की जाती है। विधेय का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। तो यहाँ पर कमल है तो कमल ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे शब्द नहीं होगा, तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका वाक्य हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि निम्न में योग रूढ़ शब्द आपको बताना है। अच्छा, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, आपको पता है कि जब हम रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द पढ़ते हैं तो हमारे आगे क्या आता है, एक तो रूढ़ शब्द आता है, एक यौगिक शब्द आता है और तीसरा आता है योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ का मतलब होता है जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते, जैसे मैंने पेड़ लिखा, उसको तोड़ोगे तो सार्थक खंड नहीं होंगे। यौगिक का मतलब होता है 2 शब्दों से मिला हुआ शब्द, जैसे मैंने बोला समझ प्लस दारी, समझदारी, तो ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और योग रूढ़ क्या होगा, 2 शब्दों से मिलकर बना होगा या एक शब्द होगा, बट वो किसी तीसरे को इंडिकेट करेगा। यानी कि जैसे आप लोगों ने आपका समास पढ़ा है तो आप लोगों ने बहुब्रीहि समास पढ़ा है जो तीसरे को इंडिकेट करता है। तो अब आप समझ सकते हो, यहाँ देखो पाठ प्लस साला, तो आपको पता है 2 शब्द से मिलकर बना, तो ये यौगिक है, ना कि ये योग रूढ़ है। अभी प्लस व्यक्ति, अभी प्लस व्यक्ति, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, योग रूढ़ नहीं होगा, यौगिक हो जाएगा। उप प्लस 4, तो ये भी हमारा यौगिक है, तो ये भी हमारा योग रूढ़ नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या है, चक्र पाणी, चक्र प्लस पाणी, यानी कि चक्र को धारण करने वाला, चक्र को
जिसके पास चक्र है, चक्र को धारण करने वाला कौन हो जाएंगे? विष्णु भगवान। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया किसी तीसरे पर्सन को इंडिकेट किया दो शब्दों ने मिलके, तो ये हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। अब आपको ई प्रत्यय देखना है तो आप तो ऐसे देख लोगे, तेल इसमें ई लगा हुआ है तो तेली में भी है, माली में भी लगा हुआ है, अलबेली में भी लगा हुआ है, यहाँ रंगीला लिखा है, यहाँ पीछे से आ रहा है ना कि ई आ रहा है, तो आपका जो बी हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अपने क्वेश्चन करने हैं तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे और भी एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।